ये कराची में जो स्पेल बारिश का आया था, इट्स टुवर्ड्स द एंड। 17 सितंबर तक किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है। इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करना इजराइल के लिए तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। ये तो बढ़ता जाएगा या फिर आपको अंडू करना पड़ेगा। दोनों दरियाओं के रास्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे। ड्राई फूड है उसका इस्तेमाल इस सिचुएशन में बेहतर रहेगा। कराची में सुबह का आगाज बारिश के साथ दफातर पहुंचना बन गया इम्तिहान। एयरपोर्ट गार्ड इंटनहट्टी नेशनल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, कॉजवे और कोरंगी नदी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मलीर और लियारी नदियों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नेशनल बस्ती में 100 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा, कीमती सामान तबाह। स्कीम 33 जमाली पुल सादी टाउन में सैलाबी पानी रहायशी इलाकों में दाखिल। इंतजामिया का शहरियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हालिया बारिश की वजह से 4 लोग जान से गए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खदशा बदस्तूर मौजूद। PDMA ने गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर को बचाने के लिए सुपर बंद तोड़ दिया गया। दर्जनों इलाके जेर आब आ गए। हजारों सैलाब मुतासरीन ने फ्लड रिलीफ कैंप का रुख कर लिया। रेला शहरी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उमरपुर, अनायतपुर समेत दीगर इलाके जेरे आब आ सकते हैं। रेस्क्यू टीमों ने 2300 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। अलीपुर में सैलाब में फंसे अफराद को लाने वाली कश्ती उलट गई। कश्ती में मुतासरीन और रेस्क्यू अमले समेत 30 अफराद सवार थे। इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी। कतर के बाद यमनी दारुल-हुकूमत सना पर भी हमला कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने सना और अल-जौफ पर बमबारी की। फिजाई हमलों में शहीद अफराद की तादाद 35 हो गई, जबकि 130 अफराद जख्मी हो चुके। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने गुज़िश्ता 72 घंटों में फ़िलिस्तीन, लेबनान, शाम, ट्यूनिस, कतर और यमन समेत 6 ममालिक में हमले किए। इसराइली हमलों के बाद गजा में जंग बंदी का मुस्तक़बिल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी इत्तेहाद पर क्या असरात पड़ेंगे, प्रोग्राम में जानेंगे एक्सपर्ट की राय। एशिया कप में पाकिस्तान टीम का पहला टाकरा ओमान से कल होगा। कौमी टीम की तैयारियां जारी। मैच से कबल खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम में पेनल कोर्ट का दिलचस्प मुकाबला। उधर भारत ने यकतरफा मुकाबले में UAE को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। आज बांग्लादेश और हांगकांग चाइना आमने सामने हैं। और बरे-सगीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज़ों और कांग्रेस को तरह शिकस्त देने वाली तारीख साज शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 77वीं बरसी मनाई जा रही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी और नेहरू जैसे सियासतदानों को सियासी मैदान में मात दी। लॉर्ड माउंटबेटन के अज़ाइम के सामने सीसा खिलाई दीवार बने रहे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। चलें इसी के साथ शो का करते हैं बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर और खुशामदीद। बिल्कुल जनाब। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो आज हमने देखी वो ये कि रात से हम एक्सपेक्ट करते थे कि कराची में अब बारिश नहीं होगी। वी सो वांटेड कि कराची में बारिश हो जाए। सुबह तक माहौल कुछ इसी तरह से बन रहा था, लेकिन आज कई ऐसे हुए इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बट देयर एरियाज जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में ये कराची में जो स्पेल बारिश का आया था, इट्स टुवर्ड्स द एंड राइट फॉर नाउ मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल रात खत्म हो गई, लेकिन आज सुबह जो लोग दफातर को निकले तो उन्होंने शारा फैसल पे एक्सपीरियंस किया, मलीर में एक्सपीरियंस किया, कोरंगी में एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ जगहों पे। बट इट वॉज अ लाइट ड्रिजल और वो भी ख़त्म हो चुके और वो ख़त्म होते ही उसके बाद फिर सूरज निकला। लेकिन ये तो हम सिर्फ कराची की बात करें, मुल्क भर की अगर बात करें तो तबाहकारियाँ सैलाब की अभी भी मौजूद हैं। सिंध समेत कई शहरों में बारिश के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर दिखाई दे रही है। कराची की तो हमने बात कर ही ली है। ऑल्दो इट वॉज अ लाइट ड्रिजल, लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट, लसबेला, तिनटी समेत मुख्तलिफ इलाके, वहाँ पे फिर सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और दफातर जाने वालों को, और एक तो ऑलरेडी सड़कें टूटी, उसमें पानी अगर जमा हो जाता है तो फिर एक इम्तिहान बन जाता है। और एक्चुअली ये भी है कि जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उसमें सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद धूप निकले तो पानी और जो कीचड़ है वो ड्राई हो जाए, तो फिर जो ट्रैवलर्स हैं धूप का ही आसरा है, आसान हो जाए। अदरवाइज़ तो जो सड़कों पे पानी है वो कितना टाइम वहाँ से निकलने मिलेगा। एनीवेज, पंजाब की हम बात कर रहे थे। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है बदस्तूर और PDMA ने गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब के हवाले से हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एट द सेम टाइम जनूबी पंजाब यानी मुल्तान की जो बेल्ट है
वहाँ पर जलालपुर है, पीरवाला है, यहाँ पर भी सैलाब की सूरत हाल जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और शहर को बचाने के लिए सुपर बंद अब तोड़ दिया गया है ताकि जो मुल्तान है वहाँ पर पानी ना एंटर हो और उसको ब्रीच किया गया है तो ताकि मज़ीद जो है लोगों को अफेक्ट होने से वहाँ से बचाया जा सके। एब्सोल्युटली। हम मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान की जानिब भी हम रुख करेंगे, लेकिन डीजी पेरे में पंजाब इरफान अली काटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैन वी सेफली से कि अब पंजाब में मज़ीद बारिशें नहीं हैं और वहाँ से पानी उतरना शुरू होगा या फिर सूरत हाल अभी भी इट्स ऑन हाई अलर्ट? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस वक्त पंजाब में बारिशों का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह थम चुका है और अब 17 सितंबर तक किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है। अच्छा, दूसरा इसमें ये कि जो हमारे तीनों दरियाओं के पानी थे अब अल्हम्दुलिल्लाह शार्पली एंड ग्रेजुअली दे आर रिसीडिंग और इस वक्त पंजनद के मुकाम पर तकरीबन 6.25 लाख क्यूसिक हो चुका हुआ है और उसकी वजह यही है कि तमाम पीक जो हैं वो रावी हो, चनाब हो या सतलुज हो, वो अब पंजनद की तरफ पहुंच रही हैं और यहाँ जफरगढ़ से होते हुए फिर बिलाखिर वो अगले 24 से 36 घंटे में गुड्डू से डाउन स्ट्रीम सिंध में दाखिल हो जाएंगी। मुल्तान की क्रिटिकलिटी अपनी जगह अभी तक मौजूद है और उसकी रीज़न फिर यही थी कि यके बाद दीगरे ये दोनों जो पीक्स थी चनाब की और रावी की मुल्तान को हिट किया इन्होंने और परसिस्टेंटली मुल्तान पिछले 5 से 7 दिन से हाई फ्लोज की वजह से तमाम एम्बैंकमेंट्स और तमाम चीज़ें वो अंडर स्ट्रेस थी। जलालपुर पीरवाला मुल्तान की तहसील है जिसको दोनों तरफ से चनाब और रावी का पानी भी और सतलुज का पानी भी इसको आगे हिट करता है। ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। कल फिर आने वाला बंद है जो अर्ली मॉर्निंग वो ब्रीच हुआ और उसकी वजह से इनंडेशन भी हुई, हमें अब्रप्ट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन करवानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो उसमें लोगों की जिंदगियां थी वो महफूज की गई। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी तकरीबन सारा दिन यहाँ जलालपुर पीरवाला में गुजारा। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपको दोबारा भी जहमत देंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। इसराइल एक मरतबा फिर जो है वो समझ नहीं आता कि उसको कौन लगाम डालेगा। जंगी जुनून सवार है, जो उसने पिछले 1 से 1.5 साल में किया है, कसम है वो तो सामने ही है। अब वो कतर और कतर के बाद अब यमन पे भी उसने बड़ा फ़िज़ाई हमला कर दिया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 35 अफराद जाबाक हो चुके हैं, 100 से ज़ायद लोग इसमें ज़ख्मी हैं। इस पर अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और वो ये बता रहा है कि इसराइली तैयारों ने सना है और हजोफ है मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर बमबारी की है। एट दिस मोमेंट वी हैव टू टेल यू कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है। इस जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने 72 घंटों में फ़लस्तीन पर, लबनान पर, शाम पर, ट्यूनिस पर, कतर, यमन समेत 6 ममालिक पर हमले किए हैं। और अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें तो अमरीकी करीबी इत्तेहादी इसराइल ने मज़ीद ख़ित्ते में कि जो अमन को तबाह किया है वो रुक भी नहीं रहा और अमरीका की ऑब्वियसली एमा के बगैर ये सब नहीं हो रहा है। ट्रंप के खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा होते नज़र आ रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक दैट ट्रंप इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल व्हाट ही प्रॉबेबली डिड परमिट फॉर। अब समझ में नहीं आता ना, एक तरफ तो जो उनकी महकमा खारजा के तर्जुमान है वो आती हैं और कहती हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। भाई जब नहीं होना चाहिए तो फिर होता क्यों है? ये होता इसलिए है जंगी जो वेपन्स हैं वो वहाँ पर दिए क्यों जाते हैं जब आपको पता है हाई विल दैट बी यूज्ड। एब्सोल्युटली। तो इसी पे बात कर लेते हैं हमारे बैन अक़वामी उमूर और सीनियर तज़कियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साबिक़ सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर साहब ये जो बमबार सर ये जो बमबारियां हैं ये महज बमबारियां नहीं हैं। व्हाट आई परसीव इट इज अगेन अ ग्रेटर इसराइल का प्लान। जिस तरीके से वो गज़ा, सना, लेबनान और इन जगहों पे हमले कर रहे हैं, वो सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं बल्कि वो बता रहे हैं कि जी यहाँ तक हमारी हुदूद है, यहाँ तक हम फैले हुए हैं और ये हम शामिल कर लेंगे। आवाज़ खत्म हो गई। डॉक्टर साहब कैन यू हेयर मी?
जी ना, आखिर में आपकी कुछ हाँ, कलमात कर यस गए यस थे, लेकिन मैं समझ गया हूँ, यस, आपके प्लीज गो ऑन। सवाल समझ गया हूँ मैं। श्योर। अच्छा, अभी बेसिकली बात यह है कि ये तारीखी पस मंजर 1 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए, और श्योर। उसके बाद हालिया सूरत हाल। तारीखी पस मंजर आपने बिल्कुल सही कहा। ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो कि नेतन्याहू ने खुद दिखलाया है नक्शे पर, और वो उनका मंसूबा अब उसको हकीकी जामिया पूरे तरीके से पहनाना चाहते हैं। शुरू तो इसका आगाज हुआ था 1897 से, जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड में। उधर कुछ मंसूबे बनाए गए, उसमें एक वतन बनाना था, उन्होंने बना लिया। उसके बाद मजीद कब्जा करना था फ़लस्तीन की ज़मीन पर 67 में, वो उन्होंने कर लिया। और उसके बाद मजीद कब्जा करना था 82 में, और अब गाज़ा में जो तकरीबन काबिज हो चुके हैं, चंद दिनों की बात मालूम होती है, और वो फिर मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाएंगे साथ में। लेकिन ये जो जिस तरीके से आपने बताया कि 4 ममालिक तो पिछले 24 घंटों में उन्होंने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करना इसराइल को के लिए तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ, किसी के बलबूते पे तो इसराइल कर रहा है, और आपने भी जिक्र किया कि ज़ाहिर है ईमा किसका है। यूएस के अगर ईमा ना हो तो इसराइल को तो, अगर ओआईसी के कंट्री वहाँ एक एक पानी की बोतल ले जाए 1.5 लीटर की, और गोलान हाइट्स से पानी फेंकना शुरू करें तो फ्लड आ जाएगा पूरे इसराइल में। इसराइल इतना सा है, टोटल उसके 7 मिलियन तो पॉपुलेशन रह गई है अभी वहाँ, और उसके बाद उसका एरिया देखें तो। लेकिन क्योंकि ईमा है ऐसे मुल्क का जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उसकी मिलिट्री, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके बहरी बेड़े, उसके जहाज, उसके इर्द गिर्द उसकी हिफाजत के लिए मौजूद है। तो असल हकीकत यह है। अब वो क्यों होता है ऐसे, आखिर अमेरिका का भी तो कोई तो वजह होगी ना। अब दरअसल इसके लिए बड़ी जामे किस्म की एक रिसर्च है, एक इस पे तहरीर है, इस पे एक किताब है। एक प्रोफेसर मेयर जॉन शाइमेर हैं, और दूसरे एक जेफरी सेक्स की बहुत सारी इसमें आर्टिकल्स हैं, और उसके अलावा उनके बहुत सारे खुतबात हैं। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इजरायली लॉबी इस हद तक सराहत कर गई है अमेरिकन मैकेनिज्म में, जो वहाँ गवर्नमेंट की मैकेनिज्म है, कि ना कांग्रेस उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर सकती है, ना ही गवर्नमेंट, ना ही वहाँ का सदर। तो जब ऐसी सूरत हाल हो जाए, और जॉन शाइमर तो यहाँ तक कहते हैं कि इस इजरायली लॉबी की वजह से अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को भी बालाए ताक रखकर इजरायली इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो अब ये बात मैं इधर ही खत्म करते हुए आ जाते हैं दोहा पर। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और वतन अजीज के तमाम लोगों को मैं इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान इतना कवी और इतना मजबूत मुल्क है, और अपनी ताकत की वजह से, अपने बलबूते की वजह से, जो कि साबित कर दिया हमने मई में और जून में, साबित कर दिया हमने कि हमने इंडिया को क्या चने चमवाए थे और कैसे चने चमवाए थे। 10 गुना ज़्यादा जिसके पास तादाद शुमार के हिसाब से जहाज है, बहरी बेड़े हैं, तादाद है, फौज है, लेकिन ये आपकी कुव्वत थी। तो लिहाजा ये अरब ममालिक पेट्रो डॉलर से माला माल, कतर दुनिया का अमीर तरीन, जो इसको अगर आप देखें कि वो कैपिटल पर कैपिटा इनकम के लिहाज से अमीर तरीन मुल्क है अगर, तो उस अमीर तरीन मुल्क की अगर वो कुव्वत जो पाकिस्तान, चले ठीक है अमीर तरीन मुल्क नहीं है, पेट्रो डॉलर नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन आपकी इज्जत तो वक़ार व तकरीम उसी वक्त बरकरार रहती है कि दूसरा मुल्क आपके ऊपर चढ़ाई न कर दे जब चाहे। जैसे अभी हो गया कतर पर, कतर जैसे मुल्क पर जो मीडिएशन करा रहा है, कतर जैसे मुल्क जो कोऑपरेट कर रहा है, कतर जैसा मुल्क जिसने कि मुस्लिम ब्रदरहुड की मीडिएशन कराई, जिसने ईरान में ओमान के साथ मिलकर मीडिएशन कराई, जिसमें हमास के लिए मीडिएशन हो रही है, जिसमें टर्की के साथ ये और इजिप्ट की मीडिएशन कराई। ये सारी चीज़ें कतर इतनी अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतरीन तरीके से, और फिर किसके कहने पर अमेरिका ने रिक्वेस्ट की ना कतर से कि आप इसमें मीडिएशन कर दें, और विटकॉक उधर मौजूद, और वो प्रपोजल लेके गए हुए ट्रंप का कि जी ये प्रपोजल आप मुझ के बता दें हमास से। हमास उसी दिन बता रहा था, उसी वक्त उन्होंने हमला कर दिया। और साथ में क्या हुआ कि जैसे आप देखें ईरान में क्या हुआ, जब वो एकदम किसी नतीजे पे पहुंचने वाले थे अपने एग्रीमेंट के, 2 दिन कबल इजराइल ने हमला कर दिया। क्या इजराइल में ताकत है, क्या सलाहियत है, क्या ये कुव्वत है कि वो बगैर ईमा के उस पर हमला कर दे? वो तो साबित हो गया। अब यहाँ कतर पे जब पूरी दुनिया का एक मॉरल प्रेशर और पूरी दुनिया का
पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत प्रेशर आया, क्योंकि बाकी तो प्रेशर नहीं आ सकता जब तक कि सिक्योरिटी काउंसिल इसका फैसला ना करे और वहाँ वीटो हो जाता है अमेरिका की तरफ से। तो जब प्रेशर आया तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या दिया कि नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं था, बाद में कहा कि नहीं, क्या टारगेट न्यूट्रलाइज हुए या नहीं हुए नेतन्याहू से बात करते हुए, तो वो जाहिर है उनके नॉलेज में था। जाहिर है कि पेंटागन ने से बात करके ये किया गया, और फिर इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे गल्फ कंट्री, पहली दफा हुआ है कि किसी मोनार्क पर, किसी गल्फ कंट्री पर डायरेक्ट स्ट्राइक हुई है। जमील साहब, मेरे ज़हन में जब से ओमान पर हमला हुआ उसके बाद से एक सवाल बार बार आ रहा है, आई रियली वांट टू आस्क इट। वी नो कि इजराइल का एक ग्रेटर इजराइल का प्लान है और उनको भी कोई जल्दी नहीं है। It took them already decades and they will wait for another 5 more or 6 more decades to get there where they want. ठीक है, ये अभी क्लियर हो गया। लेकिन हमारा काउंटर क्या है? आसपास की जो नेशंस है उनका काउंटर क्या है? अच्छा, उनके लिए उनका काउंटर उनकी कुव्वते बाजू है, जिस तरह पाकिस्तान ने किया। उसका काउंटर ये है कि पेट्रो डॉलर को बजाय इसके कि बाकी मामलात में, मैंने अपनी किताब में तो अल्फाज लिखे हैं ऐशो इशरत, लेकिन चले उसको मैं नहीं दोहराता, लेकिन यह है कि बाकी मामलात में इस्तेमाल करने के लिए कुछ अपनी कैपेसिटी, कुछ अपनी ताकत, कुछ अपनी कुव्वत बढ़ाएं। अब देखिए पाकिस्तान ने कितना अच्छा जेस्चर, ये अच्छा जेस्चर, सॉरी आपको मैं कट कर रही हूँ, लेकिन वी आर स्लो। इसराइल इतना स्लो नहीं है। हम अभी तक यूनिफाई होने में, अब हमें रियलाइज़ हुआ है, अब हम गल्फ नेचर के साथ यूनिफाइड हो रहे हैं। हम, पाकिस्तान का हमेशा एक एफर्ट रहा है, बट वहाँ पर जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो भी हमें सामने रखना चाहिए, और वहाँ जो ट्रेड है वो भी हमें सामने रखना चाहिए। सो हम अकेले नहीं कर सकते, ना हम अकेले अमेरिका को हरा सकते, ना इसराइल को। सो देयर शुड बी ग्रेट लॉबिंग अराउंड इट, जो अभी तक नहीं हम कर पाए। देखिए, लॉबिंग तो पाकिस्तान गिरदो नवा के ममालिक, अगर कतर के हवाले से आप बात कर रही हैं और बड़े पैराहे में बात कर रही हैं, तो पाकिस्तान मुहर्रिक है OIC का भी, पाकिस्तान मुहर्रिक है बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का। तो पाकिस्तान जो दिए हुए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में कर सकता है उससे ज्यादा कर रहा है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान, मैं बाकी नेशंस की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, वी बीन कंसिस्टेंटली पुटिंग दिस अप, आल्सो कश्मीर एंड फलस्तीन। बाकी नेशंस का सिलसिला ये है कि ये डरे डरे से, ये सहमे से हुक्मरान, इन्होंने अपनी ताकत और अपने पर्सनल इंटरेस्ट को वेस्ट में रख दिया और अपनी ताकत बढ़ाई नहीं। तो जो उनको कहा जाता है वो करते हैं और डरते हैं कि अगर हमने कोई ऐसी बात की तो हमारे खिलाफ इजराइल होगा, यानी कि US हो जाएगा, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा वो ये नहीं करना चाहते। वरना मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपने जो बात की है इसकी एविडेंस में इसकी मजीद तायीद करते हुए आपके नाजरीन के लिए कि OIC को इसी मकसद के लिए कायम किया गया था कि वो इन 57 ममालिक, जो तमाम के तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, जिनकी कि तकरीबन 1.4 बिलियन के करीब आबादी है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक एक पानी की लीटर की बोतल ले जाएं और गोलान हाइट से फेंके तो इजराइल में सैलाब आ जाएगा। अगर एक एक पत्थर मारें तो इजराइल बचेगा नहीं, सारे दफन हो जाएंगे उधर। तो कहने का मकसद ये है कि इत्तेहाद के लिए तो बनाया था ये, और साथ में इनके अपने कानून में, अपने चार्टर में, उसके चार्टर के पहले ही प्रीएम्बल के पैराग्राफ 7 में इतने वाज़ेह तरीके से दिया हुआ है कि किसी मुल्क की अगर सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर गजन पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो तमाम ममालिक उसके साथ खड़े होंगे। कौन सा खड़ा है? किसने कहा? इनको किसने रोका है कि भाई डिफेंस पैक्ट ना करें? ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक है, डिफेंस पैक्ट कर लें आपस में। और अगर किसी एक, जैसे कि नेटो है, किसी एक मुल्क पर हमला, सारे मुल्कों पर हमला किया जाएगा। इसलिए कि जो लॉबीज हैं काम कर रही हैं दुनिया की कि ऐसा इत्तेहाद न बने 57 ममालिक के इस ग्रुप में, इसलिए कि अगर ये इत्तेहाद बन गया तो दुनिया का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा, तो दुनिया के मफादात। हाँ बिल्कुल, बट हम तो काफ़ी अरसे से ये सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू दिस। काफ़ी अरसे से कि एक इत्तेहाद बनेगा। लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी एफर्ट हुई थी, दैट वाज वे बैक इन 70s के जब पाकिस्तान में OIC सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी दूसरी। उसके बाद से लेके ये आज साल 2025 है। हाँ, क्या हमने देखा कि 10 मुस्लिम ममालिक भी इकट्ठे हो पाए हैं अदर देन OIC कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग? एग्जैक्टली। और जो मैं बात करी थी कि यहाँ जहाँ इसराइल खड़ा है उसे यहाँ आने में 70 साल, तकरीबन 60 साल कम से कम लगे हैं। तो हमने उन 60 सालों में क्या काउंटर तैयार किया? हम मुस्लिम कंट्रीज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वी आर वेटिंग, और हम एट द हैंड अभी भी बात कर रहे हैं कि जी वो अमेरिका की EMA पे ये बात कर रहा है। तो अगर हमें रोकना है, व्हेन आर वी गोइंग टू स्टार्ट? चल अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस आफ्टर दिस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। वेल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज सुबह कराची में बारिश का हल्का फुल्का आगाज़ हुआ, कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, लेकिन ये बारिश हो सकता है कि कल बिल्कुल भी ना हो और परसों इसका सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके पीछे क्या रह जाएगा? इसके पीछे वो तबाही रह जाएगी जो सारा साल से कराची का मुकद्दर बनी हुई, यानी कि टूटी फूटी सड़कें। एक तो इशू ये, दूसरा मुद्दा ये साथिया, बहुत से लोग कह रहे हैं अरे लियारी नदी बिफर गई, अरे मलीर नदी बिफर गई। नहीं नहीं जनाब, लियारी नदी और मलीर नदी बिफरी नहीं है। लियारी नदी और मलीर नदी ने अपना पुराना रास्ता अपनाया है और ये बात ये भी नहीं है कि इट्स रिक्लेमिंग इट्स लैंड। ये हमेशा से वैसे ही थी एंड इट वाज सपोज टू ड्रेन आउट दिस रेन वाटर। ये इसीलिए तो बरसाती नाले इनको कहा जाता था। लेकिन इन नालों पे एक तो रिहाइश बना के और दूसरा इन नालों में दोबारा से कचरा डाल के हमने इनको चौक किया। तो अब इन्होंने तो रिक्लेम करना था। अगेन वो उस रात का मंजर जो फिजाई मंजर एक आया था सादिया, वो बड़ा ही खौफनाक था कि पूरी नदी चल रही है और वो समंदर की जानिब जा रही है। दे यू गो। हम इस पे जरा बात भी कर लेंगे, लेकिन कराची की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? लेट्स गो टू खुरम गुलजार राइट नाउ। तो बिफोर इस पर कि हम इस पर माहिर माहौलियात को लें और उनसे जाने की क्या सिचुएशन है, अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग टू यू एज वेल। अब मुझे ये बताएं कि कल तो एक लंबा चौड़ा हमने वो पूरा सिनेरियो दिखाया कि भाई बारिश क्या कर रही है कराची वालों के साथ निश्तर बस्ती में, लेकिन अब क्या सिचुएशन बन रही है? भाई बारिश रुक गई है बट आफ्टर ऑल बहुत सारे इलाके अभी भी वैसे ही है जैसे कल थे। देखें, अभी जो शहर में सुबह से ही कोई हल्की जो बारिश है या फौहार कह लें वो सिलसिला जारी है, लेकिन जो सड़कों की सूरत हाल है वो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि शहरियों के जो सड़कों पर ड्राइविंग करते हैं, जाते हैं, कामों पे जाते हैं, उनके जलील होने का वक्त तो शुरू हो चुका है। क्योंकि सुबह से ही बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है। जगह जगह गड्ढे और हम पानी देख रहे हैं सड़कों पे, सड़क किनारे पानी जमा है जिसकी वजह से जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय हो रहा है। मैंने खुद सफ़र शुरू किया नाज़ाबाद से और एयरपोर्ट आने के लिए और तकरीबन 8:30 बजे मैं निकला हूँ और 9:45 बजे मैं अभी एयरपोर्ट पहुँचा और फ्लाइट भी मिस हो गई है। तो इस तरह से कितने पैसेंजर्स होंगे, कितने मुसाफिर होंगे जो कि अपने कामों पे जाने के लिए लेट हुए हैं, ऑफिस में लेट हो रहे हैं। तो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक पुलिस हमें कहीं अभी इस बड़ी शाहराहों पे कहीं नहीं दिखाई दी। शाहरा फैसल पे डिग रोड का मुकाम पे फैसल बेस पे पानी जमा है अच्छा खासा। इसी तरह डिग रोड के मुकाम पे, डिग रोड के मेन जो पुल है नाता खान का, वहाँ उस पर गड्ढा पड़ा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक कोई एहलकार वहाँ मौजूद नहीं था कि कोई गड्ढे में कोई टकरा ना जाए। तो इस तरह की सूरत हाल सामने है। रोडों पे जगह जगह पानी है। टीन अट्टी से लेके गुरु मंदिर तक ये सड़क बैठ गई है। इसी तरह लियाकताबाद 10 नंबर से लेके और टीन अट्टी तक की जो सड़क है जो कि 10 नंबर से जहांगीर रोड पे जाती है, वो सड़क मुकम्मल तौर पर बैठी हुई है। तो जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद अजियत में सफ़र करने में मजबूर है। अभी जब सूरत हाल ये है कि हल्का हल्का पानी मौजूद है सड़कों के किनारे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन इसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक का कोई एहलकार हमें नजर नहीं आया, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो जो शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देख रहे हैं। मिलीनियम मॉल पर ट्रैफिक जाम मिला। थैंक यू सो मच खुर्रम फॉर टेलिंग अस इट्स नॉट ओवर। पता चल गया कि अभी खत्म नहीं हुआ, बारिश खत्म हो गई है लेकिन अब मुश्किल शुरू हुई है। और मुझे एक मैसेज याद आ रहा था जो बार बार गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा था कि गैर ज़रूरी लोग घरों से बाहर ना निकले। अब बारिश खत्म हो गई, अभी भी ना निकले, अब क्या करें? अब घर पे ही बैठे रहे अगले 2 हफ्ते जब तक बारिश जो है ना वो धूप सुखा ना दे सारी बारिश को। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे फैसल इससे पहले कि अब जो रास्ता नदियाँ अपना ले रही हैं, जो उनका नेचुरल फॉर्म है, उस नेचुरल फॉर्म पर आ रही हैं। अब क्या जो आपने ऊपर तजावुज़ात बना दिए। सो लेट्स टॉक टू मसूद लाहौर साहब। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मसूद साहब। भाई कराची वाले तो अजियत में रहते हैं ना, हमेशा रहते हैं, बारिश हो तो अजियत, नहीं हो तो अजियत। लेकिन ये जो हम एक एरियल व्यू देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कराची की, जो आपकी कोरंगी, ये जो मलीर नदी है या लियारी नदी है, ये भर गई। और फिर जो हमने ये अभी कोरंगी में देखा जहाँ पर बिल्कुल ड्राइनेस थी वो पानी से भरा हुआ है। अब मैं क्या करूँ उस तजावुज़ात का जो उसके ऊपर बना दी गई हैं पूरी सोसाइटियाँ और महंगी तरीन सोसाइटीज़ जो बन गई है उनका। बहुत सारी चीजें जो होती हैं हार्ड पिल, मतलब मुश्किल जो है वो कर लेना पड़ता है। या तो ये है कि आप ये तय कर लें कि आपने कभी रेन एंजॉय नहीं करनी, हमेशा डूबते रहना है, हमेशा बिलियंस ऑफ रुपीस डैमेज्ड रोड्स और डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते रहें और इस तरह की तकलीफें सहें, जानी नुकसान अलग हो, तो ये तो बढ़ता जाएगा। या फिर आपको अनडू करना पड़ेगा, दोनों दरियाओं के रास्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे। जो लियारी नदी है
उसका जो डेल्टा है, मैं चूंकि फिजिकली उसको चेक करके आया हूँ, जी। वो तो डेल्टा तो खत्म हो गया है, लेकिन अगर उसको रिहेबिलिटेट कर लें तो मैं तो समझता हूँ कि 50% कराची का मसला उसी से हल हो जाएगा। इसी तरह मलीर का जो इलीगल वहाँ से जो मट्टी ले रहे हैं, जिसकी वजह से नदी का जो पानी है वो रुकता नहीं है, वो तेजी से जो है वो डुबोता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये ह्यूमन ग्रीड से ताल्लुक रखती हैं, लालच और हवस से। अभी भी किया जा सकता है, बहुत सारी हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब आप बात करते हैं हार्ड डिसीजंस की, व्हाट आर दोस हार्ड डिसीजंस? और अभी आई वाज जस्ट सर्फिंग इन द ब्रेक ऑन द फेसबुक एंड आई सॉ वन ऑफ योर पोस्ट्स एंड इट वाज अबाउट परवीन रहमान। पहले मैं हार्ड डिसीजंस की आपसे बात करूंगा और उसके बाद फिर आप मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी आज आपको उनको याद करने की, क्या कोलैबोरेशन था उनका कराची के लिए और वो क्या करना चाह रही थी व्हेन इट कम्स टू द औरंगी पायलट प्रोजेक्ट एंड लियारी एक्सप्रेसवे? बचाना कैसे चाह रही थी वो कराची को? देखें, परवीन वाज विजनरी और उन्होंने उस वक्त ये सारी चीजें बताई। मतलब 2013 में तो शायद उनकी बेचारी की शहादत हुई है जी। और कसूर क्या था उसको? यही इंसानी ग्रीड। अब देखें, हम जितने भी लोग हैं जो बोल्ड बोलते हैं, हमें पता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन परवीन के पास सोल्यूशन था। और परवीन का जो इदारा है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट, उनके साथ हम टच में भी हैं। हमने खुद अपने तौर पे जो है सोल्यूशंस फाइंड किए हैं, लेकिन करेगा कौन? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इनको पैसे कमाने हैं रियल एस्टेट से, इनको बेड़ा गर्क करके कम करना है। अब लियारी का तो जो मुझे रुझान नजर आ रहा है नदी का, क्योंकि लियारी को बहुत ही पतली हो गई है और लियारी का जो एस्ट्यूरी है जहाँ पे ये समंदर में जाके पड़ती है, वहां तो सबसे बड़ा हैजर्डस सॉलिड वेस्ट का एक सेटअप है लोगों का। जी। बैटरी का पानी उधर निकाल रहे हैं, तेजाब डाल रहे हैं। सही सही। अच्छा, आप मसूद साहब, फैसल ये बात कर रहा था कि हार्ड स्टेप्स क्या है, हार्ड डिसीजंस क्या है जो हमें लेने हैं। देखिए, आपने लियारी एक्सप्रेस वे भी तो बनाया ना, वो भी लोगों ने बड़ा मुजाहमत की कि भाई रोड बनने नहीं देंगे, कॉलोनीज आ गई, लेकिन एंड हो गया। लियारी में पहले तो फॉरेस्ट लगाना बेवकूफ़ी थी जी। दरिया के अंदर कोई फॉरेस्ट नहीं लगते, एग्रीकल्चर नहीं होता, इससे ऑब्स्ट्रक्शन। तो लियारी जो है उसको मुकम्मल रिस्टोर करना पड़ेगा, उसकी विड्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा और उसकी स्टोरी को रिहेबिलिटेट, उसकी डेल्टा को रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। इसी तरह मलीर का भी आपने इसी तरह करना है। हालांकि मलीर में भी जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हर जगह पे कब्जे हैं। ये मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई आज की तारीख में ये काम करेगा। ये बहुत एडवांस लेवल के डिसीजन हैं, लेकिन अगर वो नहीं लेंगे तो फिर ये तो तैयार हैं। लेकिन ये तैयारी इसलिए भी कर लें कि अगले कुछ साल ज्यादा खतरनाक होंगे और बतदरीज होते जाएंगे। अभी हार्डली अभी बारिश जो हुई है वो 180-100 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अगर कंसिक्यूटिवली 3 दिनों के अगर स्पेल आ जाए और हर दिन आपकी 200-150 मिलीमीटर बारिश हो तो कराची में तो आप अच्छे खासे लोग डूब के मर जाएंगे। मतलब हम आप जो आम लोग हैं वो तो। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर से कि बारिशें अब क्या हैं। आपके अपर एरियाज में बारिश हो रही है, पंजाब के दरिया बढ़ रहे हैं, हम सिंध में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा बारिशें हो, मतलब बारिशें यहाँ पर भी पानी लेकर आएगी। एंड एट द सेम टाइम आपकी अर्बन सिचुएशन है। आने वाले वक्तों में ये नदी मज़ीद फैलेगी, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ और उसी वक्त इंडिया के प्रोविंसेस हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में और इंडियन पंजाब में, तो उसी वक्त हमें समझ में आ गई थी बात कि बड़ा तबाही आ रही है और हम सब सोए हुए थे। यहाँ तो सवाए आबी ज़खायर की बात करने, डैम की बात करने, स्टूपिड किस्म की बातों करने के अलावा लोगों के पास और तो कोई बात है ही नहीं। तो वो जो मैनिफेस्टेशन हुई है क्लाइमेट चेंज की, जिस तरह की आई है, मतलब नॉर्थ में, वेदर इज इंडियन और पाकिस्तानी साइड, तो वो उसी वक्त हमें समझना चाहिए कि अब ये सिलसिला बढ़ेगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं, आपके ख्याल में इंडियन पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब में इतनी जो तबाही आई है वो क्यों आई है? वो हिंदुस्तान के डैम्स की वजह से आई है। उन्होंने पानी रोके रखा विदाउट नोइंग, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उनकी लीडरशिप का यह था कि पानी रोकेंगे। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा वार्न किया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अगर और कुछ आपने देर कर दी तो हमारे हाथ से डैम चला जाएगा, तो एक ही वक्त में सारे डैम खोले गए, तो जाहिर है सबसे बड़े रेले आ गए। अगर वो दरिया वैसे ही बहते रहे नॉर्मल हालात में तो ऐसा थोड़ी होता। मिलियंस ऑफ ईयर से ये सिविलाइजेशन चलती आई है, यही लाहौर था, यही कसूर था, यही सारे शहर थे, पहले कभी नहीं होता था।
आप सिर्फ 100 साल पुरानी जो है तारीख उठा के देख लें, 130 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता था डेल्टा में, तब कोई इतने बड़े साने क्यों नहीं हुए? एक तो ये आपका ये मामला है। दूसरा आपका मामला ये है कि आप हर जगह रियल देखें, पाकिस्तान का मसला क्या है? रियल एस्टेट है ना। बस आपने घर बना के पैसे कमाने हैं। अब दुनिया बदल गई है, अब तो कार्बन क्रेडिट्स में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, बजाय प्लॉट बनाने के आप पूरे फेजेस उखोड़ के वहां पर मैंग्रोव्स लगा दें, आप महीनों में इतने पैसे कमा सकते हैं जितने आप सालों में नहीं कमा सकते। मसूद साहब बहुत शुक्रिया, दोबारा भी आपको जहमत देंगे बात कर भी किसी शो में कि हमने कराची को बचाना है तो कैसे बचाना है, क्या करें और क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली। अब क्योंकि सैलाब की तबाहकारियाँ अभी भी अपनी जगह हैं, लेकिन जो मुतासरीन में फंसे हुए उनके लिए दोहरी अजियत है। घर बार गया, मवेशी गए, फसलों का पता नहीं, अब वाटर बॉर्न डिजीज़ेस और बीमारियाँ वो जो हैं इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ा रही हैं जो सैलाब में फंसे लोग हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन है, ये बड़ी इस वक्त ज़रूरत है बताने की। एंड इफ यू कैन रीड द थिंग, यस, पंजाब की अगर सिर्फ बात करें तो सैलाब ज़्यादा इलाकों में 1,58,000 से ज़्यादा मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। सादिया एग्जैक्टली। प्रोफेसर सईद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर हैं वबाई अमराज के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरह से पानी आ रहा था हमें ये डर था कि ये होगा जब पानी ठहरा रहेगा। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट आर वी लुकिंग, हमें क्या बीमारियां नज़र आ रही हैं और ये पानी अभी रहेगा, ये पानी अभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये कितना डेंजरस हो सकता है लोगों के लिए? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। पानी की वजह से बहुत सारे बीमारियां फैलती हैं, स्पेशली सैलाब के बाद काफ़ी सारे पानी आलीदा हो गया, तो उसमें पेट की बहुत सारी बीमारियां शामिल हैं, जिसमें टाइफाइड है, कॉलरा है, वायरल इन्फेक्शन है, इस तरह तो ये काफ़ी सारे रोटा वायरस है बच्चों में स्पेशली, तो ये आलूदा पानी के जरिए फैलता है। इस तरह पानी के जरिए मच्छर की परवरिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, जिसमें बहुत सारे वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, मलेरिया पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डॉक्टर साहब न्यूबॉर्न्स के लिए पोलियो का खतरा भी रहता है क्योंकि वो भी सूएज में आ जाता है फिर? बिल्कुल, जो सफाई सुथराई की वजह से जो बीमारियां होती हैं इंक्लूडिंग पोलियो, ये सारी बीमारियां फैल सकती हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे इस तरह के सैनिटरी कंडीशन बेहतर ना हो वहाँ सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाए। स्पेशली बच्चों को पानी जो है वो साफ पिलाया जाए। अच्छा, खाना जो इस वक्त जो हमारे कैंप्स हैं और जो लोग अभी पानी की सूरत हाल में हैं, आसपास पानी है, वो क्या करें? क्योंकि देखें प्रैक्टिकल बात नहीं है ये कि मैं अब ये एक्सपेक्ट करूं कि जी उनके आसपास सफाई हो, उनको पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, मतलब जाहिर है लोगों की मुश्किलात है ना। अब वो लोग क्या बिल्कुल आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि जो ग़िज़ा मुंह में जा रही है, जिस्म में जा रही है, उसको इंश्योर किया जाए जो पानी आप पी रहे हैं उसको या तो बॉइल्ड पॉसिबल, अगर वहाँ पे दस्तियाब सहूलियात है तो उसको कम से कम बॉयल किया जाए, तो उससे काफ़ी बीमारियाँ बच सकती है। इस तरह फ़िल्टर अगर कोई अवेलेबल है, फ़िल्टर वाटर, तो उसको इस्तेमाल किया जाए। और ग़िज़ा जो है ऐसा फूड इस्तेमाल किया जाए जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना होने पाए, यानी जिस तरह ड्राई फूड है उसका इस्तेमाल इस सिचुएशन में बेहतर रहेगा। तो इस तरह के हिफ्ज़ानी सेहत के उसूल पे अमल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। एफर्ट्स करनी पड़ेगी, जाहिर बात है मुश्किल होगा, लेकिन वो उन मुश्किलात से कई गुना कम होंगी जब बंदा बीमार होता है और वो वहाँ पे अपनी जान देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कि चलें ये तो इस वक्त करंट सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, एक जगह जहाँ पे सैलाब आता है या पानी खड़ा होता है, कितना पीरियड होता है वहाँ पे उन बीमारियों के पैदा होने का, पनपने का और ख़त्म होने का? ये टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम क्या होता है, ताकि लोगों के भी जहन में रहे कि अगर हम इन इलाकों में रह रहे हैं तो इतने अरसे तक हम ज़रा चौकस रहें, अलर्ट रहें, एंड आफ्टर दिस पीरियड वी आर ओके ओके। अनफॉर्चुनेटली बीमारी हमारे आसपास ही, जिस तरह हम गलादतों में रहते हैं आसपास गंदगी, तो बीमारी तो हमारे पास जस्ट सिप अवे और जैसा बाइट अवे है कि जो हमने ग़िज़ा ली वहाँ से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होंगे, वायरस ट्रांसफ़र होंगे और विद इन अ वीक टाइम एक बंदे को बीमारी हो जाएगी। अब ये प्रोबेबिलिटी मज़ीद बढ़ जाती है कि एक बंदे से बीमारी पूरी वबा की सूरत में या आउटब्रेक की सूरत में फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बीमारी तब सामने आती है जब बहुत ज़्यादा लोगों में, एक दो बंदे में हो तो वो इतना सामने नहीं आती, जब वो पूरी लोकेलिटी में फैलती है तो वो उसको हम कहते हैं वबा की सूरत में वो बीमारी सामने आई, आउटब्रेक की सूरत में सामने आई। तो हर जो वबा है उसकी अपना टाइम फ्रेम है। जिस तरह टाइफाइड है
ये तकरीबन हफ्ते में एक बंदे में आएगी और महीने के अंदर अंदर वो पूरी लोकेलिटी में आपको बहुत सारा केसेस डॉक्टर नजर मुझे आ ऐसा जाएंगे। समझ आ रहा है कि जो ये सैलाब मुतासरा इलाके हैं, जो लोग कैंप्स वगैरह में रह रहे हैं, आसपास सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा सकता, क्या उनको वैक्सीनेट किया जाए, फौरी तौर पर किया जाए? ठीक है जी, पोलियो और रोटा की तो हम समझ में आ रहा है, बट और जो बीमारियां, ये कॉलरा हो गया, दीगर और बीमारियां, डाइजेशन के जो इश्यूज आ रहे हैं, ये भी कंटेजियस होते हैं, फैल जाते हैं, तो इसके लिए भी कोई वैक्सीनेशन हो सकती है? बहुत अहम पहलू की तरह आपने निशानदेही की, क्योंकि बीमारियां एक टैक्टिक से कवर नहीं होंगी। कुछ हमने वैक्सीनेशन से कवर करनी है, जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, आपने फौरी तौर पर उसकी वैक्सीन लगानी। जिस तरह टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है, पोलियो को तो ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी जो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, वो लगाने चाहिए। फिर कुछ टैक्टिक्स ये होंगी कि साफ पानी प्रोवाइड किया जाए, कि प्रिवेंशन जिसका हम कहते हैं, प्रिवेंशन पे मुसलसल जो है फोकस किया जाए। कुछ ऐसी होंगी कि हम जो मरीज बन गए उनको फौरन उसकी ट्रीटमेंट की जाए, मजीद वहाँ से बीमारी दूसरे लोगों को ना लगे। जो लोग जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन, कम से कम उनको अलग रखें ताकि वो बाकी बीमारियों से, बाकी लोगों की बीमारियों से दूर रहे। स्किन बोर्न डिजीजेज हैं, मुख्तसर बताएगा क्या उसके लिए भी कोई वैक्सीनेशन हो सकती है? क्योंकि पानी की वजह से ये तो बहुत तेजी से फैलती है। स्किन के लिए कोई वैक्सीनेशन करंटली तो नहीं है, लेकिन इसमें यही है कि ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि पानी के गंदे पानी के कांटेक्ट से होते हैं, या उसमें ह्यूमिडिटी से मजीद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर अगेन इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके के एक, और ये बहुत स्लोली फैलते हैं, बहुत तेज़ी से स्किन इन्फेक्शन नहीं फैलता है एज़ कम्पेयर टू जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। तो अगर एक पेशेंट आइडेंटिफाई हो गया, उसको हम अलग कर लें और उससे कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें दूसरे लोगों को, तो वो रिटेन हो जाएगा, बीमारी मजीद कम्युनिटी में फैलेगी नहीं। तो इस तरह एक शख्स से दूसरे को अगर हम इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्लॉक करें, उसको तोड़ दें, तो बड़े पैमाने पर बीमारी नहीं फैलेगी। 2-4 लोगों में बीमारी होगी, उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा तो वो कंटेन हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो एक से दूसरे में, वो एक सीड की तरह, जिस तरह आप सीड्स बोते हैं और बहुत सारी वो उसकी नस्ल फसलें बन जाती हैं, तो बीमारी का अब यही है कि इसके सीड्स हैं, एक बंदे से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, और एक चेन कंटिन्यू। तो हमने चेन को ब्रेक करना है सफाई सुथराई के जरिए, वैक्सीनेशन के जरिए, और जो प्रिवेंटिव माइजर हैं हिफ्ज़ान सेहत के, उसको हम फॉलो करेंगे तो बीमारियाँ यकीनन इसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने, ये जब सैलाब आता है, सैलाबी सूरत हाल होती है, चाहे वो अर्बन सेटअप्स में हो या फिर रूरल आबादी की तरफ हो, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब राइट नाउ हम बात कर ही रहे थे कि जब उतर जाएगा तो हम देखेंगे, लेकिन अभी द सिचुएशन इसके ये जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है। एक तो जिस वक्त आई है तो इन लोगों पे जिन पे आई है उनका सब कुछ बहा ले गई है। दूसरा, अब जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है और कैंप सेटअप तो हैं, लेकिन उन कैंप्स में ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 60,000 लोग रिहेबिलिटेट हुए होंगे। लाखों की तादाद है इसमें। वो लोग कहाँ गए होंगे, और लोगों ने जहाँ जहाँ भी अपनी जाय पनाह तलाश की होगी, वहाँ की सूरत हाल, अगर पानी खड़ा है, नहीं भी खड़ा, डैम्प सॉइल है, उस डैम्प सॉइल से फिर बीमारियाँ, देन ये चीज़, ये क्लेम्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जी उन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है, खाना पहुंचाया जा रहा है, ज़रूर है कि उन लोगों को ये आगाही दे दी जाए कि जहां छोटे बच्चे हैं उनकी तमाम तर वैक्सीनेशंस को मेक श्योर करें, आप जहां भी ले रहे हैं पनाह वहां पर उनको कर लें। दूसरा, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप साफ़ पानी कम पिए बजाय इसके कि आप गंदा पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि वो आपको मल्टीपल बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। इस पर हम कल भी बात करेंगे, क्योंकि जब तक की बारिश की सूरत हाल है, हमें वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।